आज इस वीडियो में देखेंगे 10वीं क्लास की ये एनसीईआरटी की बुक है और एनसीईआरटी की बुक के अंदर ये मैथ्स की बुक है। ठीक है, इसका आज पहला जो चैप्टर है, पहली जो यूनिट है, उसके अंदर जो अलग अलग प्रश्नावली दी गई है उन सभी का हल इस वीडियो में देखेंगे। साथ में एग्जाम्पल है और इस यूनिट का जो बेसिक है वो भी आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना। ये एनसीईआरटी की बुक है। इसका जो पहला चैप्टर है ना वो है रियल नंबर। पहला जो चैप्टर है वो रहेगा रियल नंबर। इसकी भूमिका है, अंकगणित की आधारभूत परिमेय है, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण है और सारांश है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से इस यूनिट को आज हम पूरा करेंगे। आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। रियल नंबर ये जो बुक है, ये जो नई बुक है, न्यू बुक है ना, वो है। एनसीईआरटी की पुरानी बुक भी अगर आपके पास में है तो लगभग यही है, ज़्यादा अंतर इसके अंदर नहीं रहने वाला है। ठीक है, आगे पीछे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसके अंदर देखो ये पहला एग्जाम्पल है, उसके बाद में ये जो यूनिट दी गई है इसमें 1.1, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 है और इसके भी यहाँ पर 7 जो क्वेश्चन है वो हल करेंगे हम। उसके बाद में एक्सरसाइज दूसरी है वो है 1.2। ठीक है, ये भी हम तीनों क्वेश्चन देखेंगे। इसमें ये तीनों क्वेश्चन है, ये भी हम हल करेंगे, आसानी से हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस यूनिट का जो बेसिक है वो हमें सबसे पहले समझना चाहिए। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है, कौन सी संख्याएं नेचुरल हैं, कौन सी होल नंबर है, इंटीग्रल्स कौन सी हैं, फ्रैक्शन कौन सी हैं, तो इसके बारे में जो बेसिक है वो हमें पहले जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर यानी वास्तविक नंबर, वास्तविक संख्याएं जो पहली यूनिट है, ये यूनिट का नाम दिया गया है। ठीक है, ये यूनिट का नाम है वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ये जो वास्तविक संख्याएं हैं ये क्या होती हैं, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो प्रीमिय संख्याएं हैं, प्रीमिय संख्या है, प्रीमिय संख्या है, उसके साथ में ऐड कर दो, आप यूनियन लगा दो अप्रीमिय संख्या, अप्रीमिय संख्या। जो प्रीमिय संख्या और अप्रीमिय संख्या, इन दोनों का जो जोड़ है वही क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर को आर से दर्शाते हैं। ठीक है, रियल नंबर को आर से दर्शाते हैं, ये आप सभी जानते होंगे। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि जो प्रीमिय संख्याएं हैं वो कौन सी है, प्रीमिय संख्या कौन सी है। उसके बाद में हम देखेंगे अप्रीमिय संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले हमें रोटेशनल नंबर देखना है। ठीक है, रोटेशनल नंबर है ना, ये प्रीमिय संख्या है। रोटेशनल नंबर, रोटेशनल नंबर क्या होता है, रोटेशनल नंबर क्या होता है, प्रीमिय अप्रीमिय संख्या के अंदर जो पहली है प्रीमिय संख्या वो हम सबसे पहले देखेंगे। वह संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं ना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ परिभाषा, देखो, वह संख्या जिसको हम P बटा Q के रूप में, और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, वही क्या है दोस्तों, प्रीमिय संख्याएं होती हैं। और जहाँ पर P और Q क्या है, जहाँ पर P और Q क्या है, दोनों एक पूर्णांक है। ठीक है, दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, भिन्न संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, दशमलव जो प्रसार होता है वो क्या होता है। तो इसके बारे में आपको नहीं पता है तो वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखो सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, इसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4, 5, इस तरह से ये चलती रहती हैं। जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है वही क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, वही क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद में जो अगली है वो है
वोल नंबर, ठीक है, वोल नंबर। वोल नंबर को क्या बोलते हैं? वोल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या में एक चीज़ ध्यान रखना, इसको W से प्रदर्शित करते हैं, और नेचुरल नंबर में फर्स्ट n है तो इसको हम n से प्रदर्शित करेंगे। इसका जो प्रतीक चिन्ह के रूप में लगाएंगे ना, मान लीजिए आपको सीधा पूछ ले नेचुरल नंबर है तो आपको वहाँ पर n मिलेगा, n नंबर, या W नंबर। W मतलब वोल, वोल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होता है दोस्तों? पूर्ण संख्या, इसके आगे जीरो लगा दो, जो संख्या जीरो से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4 इस तरह से ये आगे चलती रहती हैं, तो ये क्या है? वोल नंबर है। पूर्ण संख्या में जीरो शामिल हो गया, प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल नहीं था, पूर्ण संख्या में जीरो शामिल हो गया। अब एक और आती है इसके आगे, इसके आगे एक संख्या और आ जाएगी, इंटीग्रल्स, ठीक है। इंटीग्रल्स क्या होता है देखो, इंटीग्रल्स, एंटीग्रल्स, एंटीग्रल्स को क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या, ठीक है, पूर्णांक संख्या बोलेंगे। एंटीग्रल्स को बोलेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को किससे प्रदर्शित करेंगे? जेड के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। पूर्णांक संख्या को जेड के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, इसका आप ध्यान रखना, प्रतीक चिन्ह। पूर्णांक संख्या में देखो, पहले नेचुरल नंबर था, इसमें 1 से स्टार्ट हुआ था, फिर पूर्ण संख्या वोल संख्या थी, इसमें जीरो शामिल हो गया। अब इसमें नेगेटिव जो माइनस वाले हैं वो शामिल कर दो तो क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या हो जाएगा। जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह से आगे चलता जाएगा, यानी कि इसके अंदर माइनस वाला भी शामिल है, जीरो भी शामिल है और प्लस वाला भी शामिल है। तो ये क्या बन गई? पूर्णांक संख्या, मतलब पूर्ण अंक, सभी अंक इसमें शामिल हैं। पूर्ण का मतलब इसमें पूर्ण वही है जो नेगेटिव नहीं है, प्राकृतिक वह है जिसमें जीरो भी शामिल नहीं है, और पूर्णांक संख्या में जीरो भी शामिल है, नेगेटिव भी शामिल है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना। उसके बाद में जो संख्या आती है, महत्वपूर्ण संख्या आती है, वो आती है दोस्तों फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा? भिन्न आ जाएगा, ठीक है, भिन्न। भिन्न को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन में वह संख्या, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 1/2 है, -1/3 है, ठीक है, 7/5 है, 6/7 है, ये सभी क्या है? भिन्न है। भिन्न में एक जो तरीका है वो ये है कि ये होता है अंश बट्टा हर। अंश बट्टा क्या होता है? हर होता है। इसमें अंश ऊपर की तरफ होता है, हर होता है वो बट्टा में जो नीचे की तरफ होता है उसे हर बोलते हैं। तो अंश बटा हर के रूप में जो संख्या लिखी गई है वही क्या है? भिन्न है। जो अंश बटा हर के रूप में लिखी गई है वही संख्या क्या है दोस्तों? भिन्न संख्या है। भिन्न में अंश होता है और हर होता है, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। उसके बाद में हम देखिए आगे, तो एक दशमलव वाली संख्या भी होती है, ठीक है, दशमलव वाली संख्या होती है जिसको बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये जो दशमलव प्रसार है ये दो टाइप का होता है। दशमलव जो प्रसार है ना ये दो टाइप का होता है, ठीक है, दशमलव प्रसार है ये दो टाइप का होता है। कैसा होता है देखो, दो टाइप का कैसे होता है दशमलव प्रसार, इसके बारे में हम देखें। तो यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर दशमलव प्रसार, ठीक है, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार आपने देखा होगा, देखो जो दशमलव लगाने के बाद में संख्या लिखी जाती है वही क्या है? दशमलव प्रसार में शामिल हो जाती है। ये दो टाइप की होती है, एक तो शांत होता है, शांत होता है, दूसरी क्या होती है? अशांत होती है। मतलब दशमलव के बाद में पॉइंट, जैसे 6.333 इस प्रकार से चलती रहती है। जैसे 7.25 हो गया तो ये यहाँ पर शांत हो गई या आगे संख्या नहीं आ रही है तो ये शांत में आ जाएगी, ये अशांत में आ जाएगी, ठीक है। इसको शांत दशमलव यानी शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। और अशांत दशमलव को बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। नॉन टर्मिनल भी बोल सकते हो इसको। शांत दशमलव में क्या होता है? जैसे 0.5 होता है, 2.75 होता है, और उसके बाद में कोई भी और भी संख्या जैसे 1.25 होता है। तो ये जो संख्या है ना वो क्या है? शांत दशमलव है। तो इसको अगर आप लिखना चाहो, जैसे 0.5 को लिखना चाहता हूँ मैं,
तो इसको लिखेंगे 1.2, ठीक है, 1.2 लिख सकते हैं। ये क्या है, ये क्या है, भिन्न है 1/2, लेकिन दशमलव प्रसार की बात करें तो ये शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। अशांत दशमलव प्रसार में क्या होता है, जैसे 0.33 इस प्रकार से चलता रहता है, इसके लिए भिन्न में लिखेंगे तो 1/3 हो जाएगा। 1/3 याद रखो, 1/2 शांत प्रसार में याद रखो, अशांत प्रसार में 1/3 याद रखो। जैसे इस प्रकार से भी होता है 1.454545 इस प्रकार से चलता रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल्स है, ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। उसके बाद में हम देखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या देखिए तो देखो, अपरिमेय संख्या देखेंगे, यहाँ पर क्या देखेंगे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर बोलते हैं अपरिमेय संख्या को। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जो प्रिमेय संख्या नहीं है वो सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसकी परिभाषा लिखना चाहते हैं अगर हम, तो कैसे लिखेंगे, जैसे वह जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और इसका दशमलव प्रसार क्या आता है, दशमलव प्रसार अशांत आता है। अशांत हमने अभी देखा था 0.33 वाला 1/3 है। उसके बाद में दशमलव प्रसार है वो अशांत आएगा, और इसी के साथ में वह अनावर्ती आएगा। अनावर्ती का मतलब क्या होता है, अनावर्ती मतलब आवर्ती नहीं आएगी उसमें, ठीक है, बार बार वही संख्या नहीं आने वाली है। ऐसी संख्याओं के लिए हमें अगर सीधा देखना है कि कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो उसके लिए ध्यान रखना वर्गमूल पूर्ण नहीं होता है, ठीक है, वर्गमूल है ना, वर्गमूल पूर्ण नहीं होता है। पूर्ण का मतलब जैसे यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं √2, √3, √5, क्या आप इनका मान पूर्ण निकाल सकते हैं, जैसे हम √4 का निकालते हैं 2, तो उस हिसाब से इसका रूट नहीं निकाल सकते। तो पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, ये आप ध्यान रखना, पूर्ण नहीं। उसके बाद में 2 नंबर पर अगर देखें तो जो गणितीय स्थिरांक होते हैं, स्थिरांक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं स्थिरांक मैथ्स यानी गणितीय जो स्थिरांक है उसमें शामिल करें तो पाई मान लो, ठीक है, पाई है। फिर आता है कोई भी, जैसे यूलर का मान होता है, यूलर, इसे यूलर बोलते हैं, ये पाई है, ठीक है, ये पाई है, ये यूलर है। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। इसको लिख सकते हैं 3.1415, ठीक है, 3.1415 लिख सकते हैं। यूलर का मान कितना होता है, यूलर का मान 2.71828 इस प्रकार से ये आगे चलता रहता है, तो ये यूलर का मान है, ठीक है, ये क्या है, यूलर का मान है। उसके बाद में अपरिमेय संख्या के लिए एक चीज और ध्यान रखना, दशमलव संख्या जो पैटर्न को दोहराए, ठीक है, बिना रिपीटिंग, यानी देखो यहाँ पर दशमलव 3 नंबर एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो लिखो, दशमलव संख्या जो क्या हो, पैटर्न को दोहराए बिना, ठीक है, दोहराए बिना चलती हैं, इस प्रकार से लिखो, पैटर्न को दोहराए बिना चलती है। कौन सी संख्या ऐसी, एग्जाम्पल के रूप में लिख लो, कोई भी संख्या लिख लो, जैसे 0.10 है, 11 है, 0.111 है, 0.100, ये 1111 हो गया, ठीक है, फिर 0, इस प्रकार से चलती रहती है। मतलब कि अगर हम देखें तो दशमलव संख्या एक पैटर्न के रूप में नहीं चलती है। जैसे वहाँ पर जो अशांत था ना, अशांत, उसमें हमने देखा था जैसे 0.33 है, 33 आ रहा है, इसमें रिपीटिंग मतलब कि यहाँ पर दोहराए
बिना चलती है, जैसे इस प्रकार से होता है 0.33 0.33 0.33, तो ये चीज़ इसमें नहीं है। इसमें देखो संख्या बढ़ रही है, आगे पीछे भी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक अशांत भी है और अनावर्ती भी है, ठीक है, दोनों चीज़ है इसके अंदर, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये बेसिक था इस यूनिट का, ये इस यूनिट का बेसिक था, फर्स्ट यूनिट का जो हमने देखा है, ठीक है। ये बेसिक था, इसके अंदर हमने देखा है ना, देखो रियल नंबर के अंदर रोटेशनल नंबर देखा है, नेचुरल नंबर देखा है, वोल नंबर देखा है, इंटीग्रल्स देखा है, फ्रैक्शन देखा है, उसके बाद में दशमलव प्रसार के अंदर देखा है जो भी है, देखो दशमलव प्रसार में शांत है शांत है दोनों हमने देखा है। उसके बाद में अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर हमने देखा है। इरेशनल नंबर की बात करें तो जो महत्वपूर्ण बात है इस यूनिट के अंदर जो अपरिमेय संख्या है, क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। देखो अब हम देखेंगे पहला एग्जाम्पल, देखो पहला एग्जाम्पल क्या दे रखा है यहाँ पर, पहला एग्जाम्पल दे रखा है संख्या फौरन विचार कीजिए, विचार करने वाला क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कंपटीशन या कंपटीशन में भी नहीं मिलते हैं और इस एग्जाम के अंदर भी आपको नहीं मिलने वाले। तो डायरेक्ट हम 2 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में दे रखा क्या है, एक बार देख लो इसको, कि संख्या 4 पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। ये जांच करनी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। इसमें लिखा है यदि सी n के लिए संख्या 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी, अर्थात 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, ये संभव नहीं है, ठीक है। अभाज्य संख्या इसमें 5 आनी चाहिए, जो इसमें संभव नहीं है। 2 की पावर 2 और पावर n कर दो, ये हो जाएगा। इसी कारण ये क्या है, गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है, तो ये हमें जांच करनी थी। बाकी 2 नंबर इसका एग्जाम्पल है वो देखो, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। एक चीज़ ध्यान रखना, आप एचसीएफ और एलसीएम का जो फॉर्मूला है उसमें है ये a है इंटू बी है, ये 2 संख्याएं हैं, ठीक है। a और b क्या है, 2 पूर्णांक संख्या है, ये संख्या है। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, एचसीएम निकालेंगे और गुणा में एलसीएम रख देंगे, एलसीएम में रख देंगे ए बी दोनों का। तो ये जो है ना, एचसीएफ और एलसीएम दोनों का गुणा करें और दोनों संख्याओं का गुणा करें तो ये मान बराबर आता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें रटना है, याद रखना ही रखना है। एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लगभग बोर्ड के एग्जाम में सभी जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मूले पर आधारित है, तो ये ध्यान रखना। बोर्ड के एग्जाम में ये फॉर्मूला है, बहुत ही काम आता है, सीधा भी पूछ लिया जाएगा आपसे, अन्यथा आपसे ये फॉर्मूले बेस पर क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो अब देखो 2 नंबर जो एग्जाम्पल है वो क्या दे रखा है, संख्याएं 6 और 20 दे रखी है, इनका अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है, निकालना है, ज्ञात करना है, निकालना है, ठीक है। ये एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ये एग्जाम्पल है 2 नंबर। इसके अंदर देखो 6 और 20 का हम कैसे निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम, पहले इसका गुणनखंड करना होगा, गुणनखंड विधि पूछी गई है ना, तो गुणनखंड करेंगे। 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, गुणनखंड अगर आपको नहीं करना आता है तो वो भी मैं आपको बता दूं। 6 को इस प्रकार से लिखो, गुणनखंड करो, 2 का भाग 2, सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, ये 3 यहाँ पर लिखो, फिर से क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, 3 का 1 बार जा रहा है। ये जो इस साइड में संख्या है वो क्या है, 6 का गुणनखंड है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 × 3, ये क्या है, 6 का गुणनखंड है। इसी के साथ में दूसरी संख्या हमें दी गई है 20, तो यहाँ पर 20 का भी गुणनखंड कर लो। 20 का गुणनखंड इस प्रकार से करेंगे, 2 का भाग 2 यहाँ पर, ये 10 बार गया, ठीक है, और उसके बाद में फिर से 2 का भाग जा रहा है, क्या 2 का जा रहा है 5 बार, उसके बाद में 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 4 का नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है, 5 का जा रहा है 1 बार। तो ये जो इस साइड की संख्या है वो क्या है, इसके गुणनखंड है, तो 2 × 2 × 5, ठीक है, इसको 2 की पावर या 2 की स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। अब देखो इसमें जो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे वो इस पर आधारित करेंगे, ठीक है, ये जो गुणनखंड है इसके आधार पर हम एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है,
ये बात आप सबसे पहले सीखो। HCF क्या होता है? HCF को बोलते हैं दोस्तों हाइपर कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाइपर कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, जो संख्या इन गुणनखंड के अंदर है और सबसे छोटी संख्या दोनों के अंदर कॉमन भी है, ठीक है। तो दोनों के अंदर कॉमन क्या है, यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर 2 है, 3 है, 3 नहीं है, 5 है, वो इसमें नहीं है। तो ये जो 2 है वो दोनों के अंदर है, 2 है वो क्या है, दोनों के अंदर है। तो यहाँ से जो HCF है वो क्या आ जाएगा, HCF है जो चीज़ कॉमन है ना, यहाँ पर देखो हाइपर कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी संख्या जो दोनों के अंदर कॉमन है, सबसे बड़ी संख्या जो दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। तो सबसे बड़ी संख्या दोनों के अंदर कॉमन है वो है 2, तो ये आ गया HCF 2, ठीक है। इसका HCF क्या आ गया, 2 आ गया। अब जो LCM आया है ना, LCM, इन दोनों में से एक संख्या लिखो यहाँ पर LCM में, फिर गुणा करो, जो बची हुई संख्या है वो लिखो यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर देखो 2 आया है, फिर यहाँ पर क्या है 2 आया है, फिर यहाँ पर ये 2 लिख दो, ठीक है, ये 2 लिख दो, उसके बाद में 5 लिख दो, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो इसका जो LCM है वो क्या आएगा, 5 दुआ 10, 10 को 3 से गुणा करेंगे 30, 30 को 2 से गुणा करेंगे 60 आ जाएगा, ठीक है, ये LCM आ गया। तो HCF आ गया 2, LCM आ गया 60। ये रहा यहाँ पर आपका एग्जाम्पल। यहाँ पर 6 का गुणनखंड किया है हमने, 20 का गुणनखंड किया है, उसके बाद में HCF निकाला है 2 आया है, LCM हमने 6 और 20 का निकाला है तो 60 आया है, 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, LCM में जो चीज़ यहाँ पर कॉमन है दोनों के अंदर, उनमें से एक ही चीज़ यहाँ पर गुणा करनी है, ठीक है, जो बच गया उनको भी गुणा करवा दो, ठीक है, जो बच गया उनको भी गुणा करवा दो तो LCM निकल जाएगा। ये आ गया पहला जो एग्जाम्पल लिख सकते हो उसको आप, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है वैसे तो, पर इसको आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये फॉर्मूला मैंने बताया ना, इसके बेस पर या इसके आधारित जो क्वेश्चन है वो हम हल करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 मैं आपको दिखा दूं, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें ही देख लेते हैं, ठीक है, बुक में ही देख लेते हैं। यहाँ पर देखो 94 है और अपचय गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात करूँ। 96 और 404 का क्या करना है, हमें HCF ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे HCF और LCM, इस बात का हमें ध्यान रखना है। देखो फिर इसका LCM ज्ञात करो, फिर इसका LCM ज्ञात करो, पहले HCF निकालो फिर LCM निकालो। तो उस फॉर्मूले के द्वारा, ये फॉर्मूला दिया गया है, जैसे HCF और LCM का गुणन है वो क्या है, दोनों जो धनात्मक पूर्णांक है इनका गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से देखो 96 और 404 का अभज्य गुणनखंड सबसे पहले निकालेंगे 96 का निकालेंगे तो 2 की पावर 5 आ रहा है, इंटू में 3 आ रहा है, ये 96 का गुणनखंड आ रहा है जो हमने किया था ना उस हिसाब से। 404 का गुणनखंड आ रहा है 2 की पावर 2 × 101। तो इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है और सबसे बड़ी है वो क्या है, 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 2 तो यहाँ पर मिल ही जाएगा, तो ये दोनों के अंदर कॉमन है 2 की पावर 2, जो क्या हो गया, HCF हो गया, ठीक है, हाइपर कॉमन फैक्टर। उसके बाद में लेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब LCM मतलब क्या होता है, लेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि जो बची हुई संख्या है उनका गुणा बताओ क्या है, ठीक है, जो HCF के अलावा जो बची हुई संख्या है उनका गुणनफल बताओ। लेस्ट मतलब जो दोनों के अंदर है ना, छोटी से छोटी संख्या बोल सकते हो आप इसको, और दोनों के अंदर कॉमन नहीं है वो चीज़ यहाँ पर गुणा करवानी है। तो हमने जो ये फॉर्मूला देखा था कि HCF निकालो LCM निकालो, दोनों का गुणा करो तो दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है, यही फॉर्मूला यहाँ पर काम में लिए। LCM यहाँ पर रख दिया और HCF का गुणा करवाया जो भाग में चला गया, दोनों संख्याओं का यहाँ पर गुणा करवा दिया, तो HCF क्या आया था 4, जिसका मान रखा यहाँ पर काटने के बाद में 96 इसका आंसर आ गया। 4 नंबर एग्जाम्पल है 6, 72, 120 का अभज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करूँ। तो 6 का गुणनखंड 2 × 3 हो गया, 72 का 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 हो गया, 120 का 2 की पावर 3 × 3 × 5 हो गया। इस प्रकार से इसका HCF निकाल लिया, जो चीज़ सबसे बड़ी है कॉमन है, LCM निकाल लिया, 360 आया है। इसमें दे रखा है, ध्यान दीजिए, 6 × 72 और इंटू 120, इनका
HCF और LCM का गुणनफल बराबर नहीं होता है, ये सबसे बड़ी जो टिप्पणी है, सबसे महत्वपूर्ण जो टिप्पणी है वो यही है। इस चैप्टर के अंदर सीखने वाली जो चीज़ है वो यही है कि जब आप दो संख्याओं का HCF LCM गुणनफल निकालते हैं, बराबर में संख्याओं का गुणा होता है, उस हिसाब से तीन संख्याओं के लिए HCF का और LCM का गुणनफल तीनों संख्याओं के गुणा के बराबर नहीं होता है। यहाँ पर नॉट इक्वल दे रखा है, ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, इसका पहला बिंदु है, इसका पहला बिंदु 140 है। इसका हमें अभेद्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, ठीक है। तो 140 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, क्योंकि स्कूल के अंदर क्या होता है, इस प्रकार से ही किया जाता है। 2 का भाग सबसे छोटी संख्या है, उसका भाग सबसे पहले देंगे। तो यहाँ पर देंगे तो कितना आएगा, देखो 14 है, 14 में आधा हो जाएगा 7 हो जाएगा और 0 लगा दो। ये 2 का भाग दिया तब आया। 2 का भाग ऐसे भी लगा सकते हो आप अलग से, 2 का भाग दिया 7 2 14, बच गया 0, यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। फिर यहाँ से 2 का भाग जाता है क्या, इसमें 2 का भाग जाएगा, पीछे 0 है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा। 70 का आधा कितना होता है, 35 होता है, ठीक है। क्या 35 में 2 का भाग जाएगा, क्या नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे विषम संख्या है और यहाँ पर सम संख्या 2 है, तो इसका भाग नहीं जाएगा। फिर विषम संख्या 3 का भाग जाएगा क्या, 3 का भाग देखो यहाँ पर नहीं जा रहा है। उसके बाद में 4 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 का जाएगा, 7 पंजा 35 होता है, ठीक है, 7 पंजा 35 होता है। फिर से यहाँ पर 2 का 3 का नहीं जाएगा, केवल और केवल 7 का जाएगा। ये एक बार गया। जो इस साइड की संख्या ही है ना, वो इसके क्या है, गुणनखंड है 140 के। तो 140 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 × 2 × 5 × 7 हो गया, ठीक है। ये इसका 140 का गुणनखंड हो गया। इसको अगर आप और छोटा लिखना चाहो तो 2 की पावर 2 कर दो, इंटू में 5 कर दो, इंटू में 7 कर दो, ये मान आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद में दूसरा देखो, दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है कि 156, ठीक है, 156 दे रखा है। 156 का गुणनखंड इसी प्रकार से निकालो, इसी प्रकार से निकालेंगे तो इसका मान आएगा, देखो यहाँ पर इस प्रकार से निकालेंगे 156 का आधा कितना होता है, 2 का भाग देंगे सबसे पहले, क्योंकि पीछे यहाँ पर सम संख्या है, इसका मतलब भाग चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, 156 है, तो 156 का आधा कितना हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से भाग लगा सकते हो, यहाँ पर भाग लगा सकते हो। 2 का देंगे 7 2 14, 1 बच गया, 8 2 16, ठीक है, 78 आ गया, ठीक है, 78 आ गया, 78 आ गया। फिर देखो 2 का भाग जा रहा है ना, पीछे सम है, इसका मतलब 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, फिर 9 बार जाएगा। फिर देखो यहाँ पर क्या, 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है 1 बार, और 3 3 9 जा रहा है। फिर किसी भी संख्या का बाहर नहीं जाएगा, केवल 13 का जाएगा 1 बार। तो इसका गुणनखंड क्या आ गया 56 का, 2 की पावर 2 कर दो, 2 की पावर 2 × 3 × 13, ये इसका 156 का गुणनखंड आ गया। फिर जो अगला 3 नंबर पॉइंट दे रखा है हमें 38 25 का गुणनखंड आप निकाल लेना। इसका गुणनखंड क्या आएगा, इस प्रकार से, पहले इसके अंदर 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, 3 का भाग जा रहा है क्या, 3 का भाग जा रहा है, इसमें 3 का भाग 2, फिर 3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1 और 2, 1 2 आ जाएगा। फिर बचेगा क्या, यहाँ पर 2 7 या 21 और फिर 5 या 15। इस प्रकार से 3 का भाग 2 बार चला जाएगा, 3 का भाग 2 बार चला जाएगा। फिर जाएगा इसमें 5 का भाग जाएगा, फिर 5 का भाग जाएगा, ठीक है। फिर इसमें लास्ट में बचेगा 17। तो इसको आप शॉर्ट लिखना चाहो तो 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 17, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर 4 नंबर जो है, 4 नंबर है वो है 5005। इसका गुणनखंड निकालना है। तो देखो सबसे पहले 5 का भाग जाएगा तो कितना आएगा, 1001 आ जाएगा। फिर इसमें किसका भाग जाएगा, 11 का जाएगा क्या, 11 का जाएगा क्या, 11 का नहीं जाएगा। फिर इसमें देखो 7 का भाग जाएगा, ठीक है, 7 का भाग जाएगा, फिर 11 का चला जाएगा, फिर बचेगा इसमें 13, ठीक है, 13, ये इसका गुणनखंड आ गया। फिर 5 नंबर का जो गुणनखंड है 74 29, इसका गुणनखंड निकालो। तो यहाँ से देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 74 29,
यहाँ पर सबसे पहले 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा क्या, 3 का भी इसमें देखो 1 तिया 2 तिया 6, फिर बच गया 14, 4 तिया 12, बच गया 2, 22 21, 7 तिया 21, फिर बच गया 1, लास्ट में 19 बच रहा है। तो इसलिए यहाँ पर 3 का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर 3 का भाग नहीं जा रहा है। यहाँ पर जाएगा दोस्तों 17 का भाग, ठीक है, 17 का भाग जाएगा, 17 का भाग जाएगा ना, 70 51, 70 चौक 68, 70 चौक 68 आ जाएगा। यहाँ पर बच गया क्या, 4 4 8 बच गया, 82 हो गया, 82 हो गया ना, 70 चौक 68 आ जाएगा, फिर से 68 जाएगा, फिर से 68 जाएगा, 4 बच गया, फिर 1 बच गया, फिर 9 जाएगा। इस प्रकार से इसके अंदर भाग जाएगा 17 का, ठीक है, 17 का चला जाएगा। फिर 17 का जाने के बाद में यहाँ पर जो संख्या आएगी ना 17 का, ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा इसमें 23 का भाग चला जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर 23 का भाग चला जाएगा, 23 का भाग जाएगा। अब जो संख्या है वो क्या है हमारे पास में 17, 19 और 23, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, ये 5 नंबर का आंसर आ गया। उसके बाद में जो अगला जो क्वेश्चन है वो देखो क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM होता है, ये हमें जांच करनी है, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, गुणनखंड निकालना है, HCF LCM निकालना है, फिर हमें संख्याओं का गुणनफल करके HCF LCM के बराबर रखना है और जांच करनी है कि वाकई में क्या HCF और LCM आ रहा है या गलत आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली संख्या क्या दे रखी है यहाँ पर 26 और 91 दे रखी है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 पहला बिंदु है इसका 26 और 91, ठीक है, 26 और 91। अगर आप इनका HCF LCM निकालना चाहते हो, अलग अलग निकालना चाहते हो, एक साथ निकालना चाहते हो तो भी निकाल सकते हो। यहाँ पर 26 का निकालो, 2 13, फिर 13, फिर 1, फिर 91, यहाँ से जाएगा 3 का भाग चला जाएगा क्या, 3 का नहीं जाएगा, यहाँ पर 13 से 91 होता है, फिर 7 का जाएगा, ठीक है, एक बार जाएगा। दोनों में जो चीज़ कॉमन है सबसे बड़ी है वो है 13, तो यहाँ पर HCF क्या आ गया, HCF आ गया 13, वो जो बच गई उनमें से दोनों को गुणा कराओ, फिर इनमें से एक लिख लो, LCM आ जाएगा। LCM क्या आएगा 2 × 7 × 13, 13 से 91, 91 का दुगुना क्या होता है 2 हो जाएगा, 9 2 18 हो जाएगा, 182 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया इसका LCM, ये इसका LCM आ गया पहले का, ठीक है। पहले का देखो यहाँ पर 26 और 91 का HCF निकला है 13, यहाँ पर दोनों के अंदर जो हाईएस्ट कॉमन है संख्या वो है 13, LCM निकाला जो बची हुई संख्या है इनका गुणा किया है। अब ये बोल रहा है कि जांच कीजिए क्या दोनों चीज़ सही है क्या। देखो यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला देखा था A × B, ये दोनों संख्याएं हैं, इनका HCF AB का और गुणा में LCM दोनों का, ठीक है, दोनों संख्याओं का। ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर मान रखो, संख्या क्या दे रखी है A × B, 26 × 91 कर दो, 26 × 91 कर दो। HCF क्या है इसका 13 है, LCM कितना है 182 है, ठीक है, 182 है। तो यहाँ से जो आंसर आ रहा है ना, जैसे 26 को मैं काटूंगा यहाँ पर तो ये 7 बार जाएगा, 13 से 91, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखो 6 7 42 होता है ना, ये 7 बार जाएगा, 13 से 91, 7 से 7 कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या है, ये 0 बराबर 0 आ रहा है, 0 बराबर 0 आ रहा है, तो ये फॉर्मूला काम कर रहा है। हमारी जो जांच है, हमारा जो HCF LCM है वो क्या है, राइट है, ठीक है, राइट है। यहाँ पर लिखेंगे हम लास्ट में, अतः ये संख्या और HCF LCM दोनों सही पाई गई है, ठीक है, पाई गई है, ये हमें लिखना है लास्ट में। उसके बाद में आता है 2 नंबर पर आता है 510 और 92, 510 और 92, ये आप कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। फिर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, दोनों क्वेश्चन आपको खुद को करना है, ठीक है, सभी क्वेश्चन नहीं बताएंगे। तीसरा देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए,
इनका 3 संख्याओं वाला HCF और LCM निकालना है। 3 संख्याओं का HCF और LCM हम कैसे निकालेंगे, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। देखो यहाँ पर दे रखा है ना, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन करेंगे 12, 15 और 21, इनका निकालो HCF। पहले मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर 12 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 2, 6, 3, 2, फिर 2, ठीक है, ये आ गया 12 का। फिर 15 का निकालेंगे तो 3 बार 5 का जाएगा, फिर 5 का 1 बार जाएगा। फिर 21 का, फिर 21 का 2 का नहीं जाता है, 3 का जाता है, 7 या 21, फिर 7, 1 का जाएगा। यहाँ पर छोटी सी बड़ी संख्या जो कॉमन है वो क्या है यहाँ पर, वो क्या है, HCF है। जैसे बड़ी संख्या 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, इसका मतलब HCF क्या आ गया, 3 आ गया। HCF क्या आ गया दोस्तों, 3 आ गया, ठीक है। HCF क्या है यहाँ पर, 3 आया है, यहाँ पर HCF है 3 आ गए हैं। और LCM निकालेंगे, LCM निकालेंगे तो 3 में से तो 1 लेना ही लेना है। उसके बाद में 3 ले लिया, फिर बच गया क्या यहाँ पर, 2 इंटू 5 इंटू 7, इनको गुणा करवाएंगे तो इसका जो मान है वो क्या आएगा, इसका मान आएगा 23,460। 23,460 इसका मान रहने वाला है गुणा करने के बाद में। तो ये तीसरा क्वेश्चन का पहला बिंदु था, ठीक है। दूसरे बिंदु के अंदर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका जो इसमें जो देखो इसका तो 7 पंजा 35, 35 का दुआ 70, 70 का दुआ 140, 140 का तिया 34, 42, 420 आंसर आएगा, ठीक है। LCM आएगा इसका 420, ठीक है। LCM 420 आएगा, इसका LCM 420 आएगा। फिर दूसरा जो बिंदु है वो क्या है, 17, 23, 29 है, ठीक है। 17, 23 और 29 है। इसका आंसर कैसे निकालेंगे, LCM आ जाएगा इसका 11,339 और HCF आ जाएगा 1, केवल और केवल कॉमन क्या है इसमें, 1 है, इसलिए यहाँ पर HCM कॉमन है वो चीज़ 1 आ जाएगी। सबसे बड़ा केवल 1 ही है, बाकी अन्य सब अलग अलग आएंगे। जैसे 17 में किसी का गुणनखंड नहीं हो रहा, 23 का नहीं हो रहा, 29 का नहीं हो रहा, तो इन तीनों संख्याओं का गुणा करवाएंगे तो 11,339 आएगा। HCF तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, 1 कॉमन है, तो वो यहाँ पर HCF आ गया। फिर 8, 9, 25 दे रखा है तीसरे बिंदु में, 8, 9, 25, तो यहाँ पर 8 का निकालो, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, 9 का 3 इंटू 3 हो जाएगा, 25 का 5 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई चीज़ कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर HCF आ गया 1, HCF आ गया यहाँ पर 1। और LCM निकालेंगे, LCM निकालेंगे तो तीनों को गुणा करवा दो, 25 को 9 से, 9 को 8 से, ठीक है। ये गुणा करवाएंगे तो इसका मान आएगा 1800, ठीक है, 1800 इसका मान आएगा। ये है तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, देखो उसी फॉर्मूले पर आधारित है चौथा क्वेश्चन। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, चौथा क्वेश्चन बुक में देख लो। यहाँ पर दे रखा है HCF 306 और 657 का 9 है, LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। देखो HCF हमें दे रखा है, HCF हमें दे रखा है किस संख्या का दे रखा है, 306 और 657 का दे रखा है, ठीक है। HCF हमें दे रखा है 9, हमें LCM निकालना है, LCM निकालना है 306 और 657 का। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था कि दोनों संख्याओं का गुणा होता है वो HCF इंटू LCM के बराबर होता है, ठीक है। तो दोनों संख्या क्या है, समान है, 306 और 657, तो 306 इंटू 657 कर दो, और गुणा में HCF हमें दे रखा है 9 और LCM हमें निकालना है, तो इसका इसमें भाग दे दो। इसका भाग देंगे तो LCM आ जाएगा हमारे सामने 306 इंटू 657 और बट्टा में 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा। तो ये 9 तिया 27, 9 तिया 27, उसके बाद में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 9 चौक 36, 34 इंटू 65, 34 को जब 65 से गुणा करेंगे ना तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान आ जाएगा 22,338, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया 22,338। उसके बाद में देखो दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से अगर आप देखें तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इस क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे, केवल जांच करने वाला क्वेश्चन है, तो आप जांच खुद भी कर सकते हो, ठीक है।
आप जांच खुद भी कर सकते हो। अब हमारा जो बचा हुआ क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो है 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। दोनों ये व्याख्या वाले क्वेश्चन है। ये देखो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि मैदान का एक चक्कर पूरा लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। 2 बच्चे हैं, खेल का मैदान है, इसको थोड़ा समझेंगे चित्र के द्वारा। ये एक खेल का मैदान है, ये यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रवि है, एक का नाम रवि है और एक का नाम सोनिया है। ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये एक चक्कर लगाती है जब सोनिया एक चक्कर लगाती है तो उसको लगता है 18 मिनट, ठीक है। 18 मिनट लगता है। फिर अगर रवि चक्कर लगाता है तो रवि को लगता है 12 मिनट, ठीक है। रवि को लगता है 12 मिनट। अब आप ये बताओ इसमें दे रखा है कि आप जब मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि जब ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सोनिया चलना स्टार्ट करेगी तो इसको लगेगा एक चक्कर लगाने में 18 मिनट, रवि को लगता है 12 मिनट, ठीक है। अगर दोनों एक स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में इस साइड में चलना शुरू करें तो ये रवि तो पीछे रह जाएगा, रवि आगे आ जाएगा, इसको 12 मिनट लगते हैं, और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, तो ये पीछे रह जाएगी। ये यहाँ पर पहुँचेगा 12 मिनट में, ये पहुँचेगी 12 मिनट में यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों एक ही पॉइंट पर कब आएंगे, वापस कब मिलेंगे, तो ये जो बीच का आंकड़ा है ना इन दोनों के बीच में 6 का, ठीक है, 6 मिनट का। तो ये 6 मिनट कवर कब होंगे, जब इसका 2 चक्कर हो जाएगा, ठीक है, और इसका 3 चक्कर हो जाएगा, इसका 2 चक्कर हो जाएगा। 12 तिया 36, 18 दुआ 36। तो इस प्रकार के इक्वेशन निकालने के लिए दोनों का लहसा लेना होगा, एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। 12 और 18 का 2 से भाग देंगे सबसे पहले। 18 का आधा कितना होता है, 9 होता है। 12 का आधा कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। उसके बाद में 2 का भाग जा रहा है, क्या 2 का जा रहा है, 9 3 आ रहा है। फिर 3 का देंगे, 3 1 जा रहा है, ठीक है। फिर 3 का देंगे तो 1 1 आ जाएगा, ठीक है। ये मान आ गया। तो ये जो इस साइड की संख्या है इन सभी को गुणा करवाओ और इसका आंसर आ जाएगा। देखो 2 × 3 × 3 × 2, तो ये 6 हो गया, 6 3 18, 18 2 36, ठीक है। ये 36 मिनट पर, 36 मिनट के बाद में दोनों एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। ये इसका आंसर है, ठीक है। ये इसका क्या है, आंसर है। अगर आप इसको लिखना चाहो, जैसे जो एग्जाम की दृष्टि से आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर पहले लिखो, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। दोनों एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो दोनों का पहले क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। अलग अलग गुणनखंड निकाल सकते हो, एक साथ गुणनखंड निकाल सकते हो। फिर दोनों का गुणा करेंगे तो लास्ट में ये लिखेंगे, अतः इस ग्राउंड के बाहर दोनों को चक्कर लगाते समय दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे 36 मिनट में, ठीक है, 36 मिनट में। ये हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट कंप्लीट हो गई। उसके बाद में ये परिमेय दी गई है कि परिमेय ये एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में ना जो बोर्ड वाला एग्जाम है उसमें यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम ये जो एक्सरसाइज 1.2 है इसको हल करेंगे, ठीक है। 1.2 है, इसको हल करेंगे। एक्सरसाइज है 1.2 जो एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण है। लगभग 3 क्वेश्चन है, तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तीनों ही क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो 1.2 है, इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, देखो कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रिमेय संख्या। सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, एक अप्रिमेय संख्या। मैं पहले यहाँ पर लिख रहा हूँ क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है, ठीक है, अप्रिमेय संख्या है। इसका हल निकालेंगे तो देखो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, एक चीज़ लिखना है, इसका विपरीत लिखना है कि √5 एक अप्रिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले ये चीज़ लिखनी है कि √5 एक परिमेय संख्या है, हम मान रहे हैं, ठीक है। इसका विपरीत है वो हम मान रहे हैं, तो इसके विपरीत
मैं आगे के जो क्वेश्चन है ना वो पूरा सीधा हल कराऊंगा, बाकी पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसके विपरीत मान ले कि √5 है वो क्या है, प्रीमेय है। √5 है वो क्या है, प्रीमेय संख्या। और प्रीमेय संख्या के लिए हमने क्या देखा था, P/Q के रूप में होता है और Q ≠ 0 होता है, मतलब कि Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर 0 है तो वो प्रीमेय संख्या नहीं है, और हमने ये माना है कि √5 एक प्रीमेय संख्या है। तो यहाँ पर इसके बराबर में आप लिख सकते हो, ये क्या है, √5 एक प्रीमेय संख्या है। प्रीमेय संख्या के लिए ये नियम है, ये रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ √5 बराबर में P/Q लिख रहा हूँ, ठीक है, P/Q लिख रहा हूँ। ये हमने मानना है, ये हमने मानना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर P का मान क्या आ रहा है, यहाँ पर P का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तिरछा गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर √5Q हो जाएगा, √5Q हो जाएगा, √5Q हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो समीकरण आई है 1, ये क्या है, समीकरण 1 है। समीकरण 1 को दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पर वर्ग करेंगे तो देखो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो P² आ जाएगा, और यहाँ पर 5 आ जाएगा, Q² आ जाएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा, Q² आ जाएगा। इस किस जगह आप PQ किस जगह ना AB भी लिख सकते हो, AB भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। PQ भी लिख सकते हो, AB भी लिख सकते हो, SR भी लिख सकते हो, सारी चीज़ें एक ही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या, ठीक है, पूर्णांक संख्या। P और Q क्या है, यहाँ पर पूर्णांक संख्या है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। रूट जो 5 है ये हमने प्रीमेय संख्या मानी है। अब एक चीज़ इसके अंदर और आप ध्यान रखना कि ये जो हमने √5 प्रीमेय संख्या मानना है, √5 है वो हमने क्या प्रीमेय संख्या मानना है, तो यहाँ पर जो ये 5 है ये क्या है, Q का गुणा है और P² के बराबर में है। तो यहाँ पर मैं अगर लिखना चाहूँ Q² की जगह कोई भी संख्या मान लो, जैसे C मान लेंगे, ठीक है, C मान लेंगे कि C है वो क्या है, इसका Q² का मान है, ठीक है, Q² का मान लो या कुछ भी मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान है, तो यहाँ पर ये जो 5 है ये गुणा में, तो P का जो मान आएगा वो क्या आएगा, 5 का गुणनखंड या गुणनखंड आएगा, ठीक है, गुणनखंड आएगा या भाज्य आएगा, ठीक है, गुणनखंड है, P बराबर 5 का गुणनखंड है, क्योंकि P² का मान क्या है, 5 गुणा Q² है, 5 गुणा Q² है। अब मैं यहाँ पर देखो Q² बराबर मैं कोई पद मान रहा हूँ, C मान रहा हूँ, ठीक है, कोई पद है, कोई संख्या है, C पूर्णांक है, ये एक पूर्णांक माना पूर्णांक, ये हमने Q² बराबर क्या मान लिया, C पूर्णांक मान लिया। अब C का मान यहाँ पर रखेंगे, जैसे यहाँ पर C का मान अगर हम रखते हैं तो ये जो मान है ये क्या है, जैसे दोनों तरफ स्क्वायर किया हमने, तो P बराबर क्या है, 5Q है, 5Q है, तो P का मान क्या आ जाएगा, 5C आ जाएगा, 5C आ जाएगा, ठीक है, 5C आ जाएगा। इसका मतलब P का जो गुणज है वो क्या है, 5 का गुणज है, जो हमने यहाँ पर देखा है, ठीक है, यहाँ पर हमने देखा है। अब जो ये P का मान है वो आप यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो P का मान रखेंगे तो फिर स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा 25C² बराबर 5Q², ये आ गया, ठीक है, ये मान आ गया। अब ये 5 से कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, दोनों कट रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ मतलब यहाँ से ये दोनों जो संख्या है इसमें देखो 5 से विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 5 क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः ये विरोधाभास प्राप्त हो गया, ठीक है, अतः विरोधाभास प्राप्त हो गया।
इसका मतलब क्या है, ये हमने प्रीमेय संख्या मानना था, वो प्रीमेय संख्या आगे जा कर के नहीं निकली, क्योंकि ये 5 दोनों तरफ उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है इसका मतलब क्या है, ये 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, 5 से विभाजित हो रहा है, तो ये सह अभाज्य विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है, P और Q क्या है, सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। अब आप लिख सकते हो कि विरोधाभास उत्पन्न होने के बाद में निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि √5 अप्रिमेय है। अप्रिमेय √5 है वो क्या है, अप्रिमेय संख्या है, अप्रिमेय संख्या है, ठीक है, ये हमें लिखना है। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है 1.2 एक्सरसाइज का, ठीक है, 1.2 एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर देखो, ये रही बुक। सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अप्रिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 क्या है, एक अप्रिमेय संख्या है, अप्रिमेय संख्या है। उसी तरह से हमें मान लेना है, सबसे पहले इसका हल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 3 + 2 √5 ये हमने मानना है प्रिमेय संख्या, ठीक है, ये प्रिमेय संख्या हमने माना है, ठीक है, प्रिमेय संख्या है, माना प्रिमेय संख्या है। ये प्रिमेय संख्या अगर हम लेकर के चलते हैं तभी इसका सार हम निकाल पाएंगे कि ये प्रिमेय है या अप्रिमेय। हम सीधा ये मान रहे हैं कि ये प्रिमेय संख्या है। अप्रिमेय संख्या के तो कोई फॉर्मूला नहीं है ना, अप्रिमेय संख्या के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। प्रिमेय संख्या के लिए फॉर्मूला है P/Q का, ठीक है, P/Q का। इसका मतलब P/Q का मतलब क्या है, प्रिमेय संख्या है। तो ये हमने माना है प्रिमेय संख्या, तो इसको आप ए बी मान लो, ठीक है, ए बी Q को मैं ए बी मान रहा हूँ, ए बी ये दोनों क्या पूर्णांक हो जाएंगे, ये दोनों पूर्णांक हो जाएंगे। एक सवाल में आपको P/Q के रूप में, दूसरा ए बी के रूप में, तीसरा अगर आप चाहो तो RS के रूप में भी बता सकते हैं, RS भी मान सकते हो यहाँ पर। तो A/B का मान क्या है दोस्तों, 3 + 2 √5 है, ठीक है, 3 + 2 √5 है, ये मान आ गया। ये 3 आप इस साइड में भेज सकते हो, क्या भेज सकते हो, A/B - 3 हो जाएगा, ये 3 हो गया। उसके बाद में बराबर में क्या बच गया, 2 √5 बच गया, 2 √5 बच गया। इस 2 को भी आप यहाँ पर भेज सकते हो, 2 को भी यहाँ पर भेज सकते हो। बचेगा क्या, √5 बचेगा, √5 बचेगा यहाँ पर। A/B - 3 ये ऊपर की तरफ है, बट्टा में 2 हो जाएगा। तो अब जो संख्या ये हमारे सामने, अब जो हमारे सामने संख्या ये, उसमें देखो ये प्रिमेय संख्या हो सकती है, ये प्रिमेय संख्या हो सकती है, ये प्रिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन √5 हमने देखा है P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में इसको नॉट इक्वल नहीं लिख सकते। तो ये प्रिमेय संख्या हो सकती है, ये क्या है, प्रिमेय संख्या हो सकती है, प्रिमेय संख्या हो सकती है। लेकिन प्रिमेय संख्या के विपरीत अप्रिमेय संख्या आ रही है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रिमेय संख्या बराबर में क्या होता है, नॉट इक्वल अप्रिमेय संख्या, अप्रिमेय संख्या ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके पास में किसी भी क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार से आ रहा है प्रिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अप्रिमेय संख्या, तो ये कैसे संभव है। जैसे यहाँ पर 2 = 2 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन हल करो, लास्ट में 2 = 2 आ गया, तो इसका मतलब 0 = 0 आया, 2 = 2 आ गया, एक ही बात है। लेकिन प्रिमेय संख्या बराबर में अप्रिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन यहाँ पर नॉट इक्वल कैसे हो सकती है, ये असंभव है, ये असंभव है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो ये तो प्रिमेय संख्या मान ली हमने, ये प्रिमेय संख्या है, लेकिन इसी साइड में तो प्रिमेय संख्या आनी चाहिए ना, इसी तरह जो हमने देखा था √5 का, तो वहाँ पर ये अप्रिमेय आया था, तो यहाँ पर ये प्रिमेय होना जरूरी है। प्रिमेय संख्या बराबर प्रिमेय संख्या हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉट इक्वल टू मतलब दोनों, एक साइड में प्रिमेय संख्या है, एक साइड में अप्रिमेय संख्या, तो ये कैसे होगा, ये कैसे संभव है, तो ये संभव नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ये विरोधाभास उत्पन्न हो गया कि √5
√5 एक अप्रिमेय संख्या है, अप्रिमेय संख्या है। अतः हम लिख सकते हैं कि a/b-3/2 क्या है, प्रिमेय संख्या हो सकती है, प्रिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है, हो सकती है। यहाँ पर a b का मान कुछ भी रख सकते हो आप, हो सकती है। लेकिन अप्रिमेय संख्या √5 है, इसका मतलब विरोधाभास उत्पन्न हो गया, विरोधाभास उत्पन्न हो गया। और अतः हम कह सकते हैं कि 3 + 2 √5 क्या है, एक अप्रिमेय संख्या है, अप्रिमेय संख्या है, अप्रिमेय संख्या है, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो हमने देखा है प्रिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अप्रिमेय संख्या आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 3 + √2 एक अप्रिमेय संख्या है। उसके बाद में दोस्तों तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में 3 बिंदु है, तीसरे क्वेश्चन में क्या है, 3 बिंदु है, 1/√2 है, 7 √5 है, 6 + √2 है। तो इन सभी को हल करेंगे। देखो पहला बिंदु हल करेंगे हमें 1/√2, 1/2 है। तो यहाँ पर लिखा है कि सिद्ध करना है हमें, सिद्ध कर कीजिए कि निम्नलिखित संख्या क्या है, अप्रिमेय संख्या, ठीक है। तो इसके बराबर में लिखेंगे a/b हम मान रहे हैं, मानना 1/√2 क्या है, प्रिमेय है, प्रिमेय है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a/b। अब a का मान निकालो या b का मान निकालो, b का मान निकालेंगे यहाँ से तो a√2 आ रहा है, ठीक है, a√2 आ रहा है। यहाँ पर √2 क्या है, क्या हम √2 को दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो b² = a² × 2 आ जाएगा, ठीक है, × 2 आ जाएगा, 2a² भी लिख सकते हो, 2a² आ जाएगा, 2a² आ जाएगा। फिर b = 2a लिख सकते हो, ठीक है। फिर a बराबर कोई भी c पद मान रहा हूँ मैं, पूर्णांक मान रहा हूँ, फिर वो यहाँ पर लिखेंगे, a = c लिखेंगे तो b बराबर क्या आ रहा है, 2c आ रहा है। 2c का मान यहाँ पर रखो, b खींच गए, यहाँ पर रख दो, तो 2c² हो जाएगा, बराबर में 2a² हो जाएगा। ये 4c² = 2a²। इसका मतलब क्या है, इन दोनों में क्या है, इन दोनों में क्या है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 यहाँ पर क्या है, उभयनिष्ठ है, 2 यहाँ पर क्या है, उभयनिष्ठ संख्या है, उभयनिष्ठ संख्या है। इसका मतलब यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो गया, यहाँ पर 0 नहीं आया। अगर यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 हो जाता तो ये संभव था, लेकिन उभयनिष्ठ संख्या 2 आ रही है, इसका मतलब ये प्रिमेय कैसे होगी, ये क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ संख्या आ रही है, विरोधाभास उत्पन्न हो गया, विरोधाभास उत्पन्न हो गया, विरोधाभास उत्पन्न हो गया। और विरोधाभास उत्पन्न होने के बाद में हम लिख सकते हैं, अतः 1/√2 क्या है, एक अप्रिमेय संख्या प्राप्त होती है, अप्रिमेय संख्या है, ठीक है, अप्रिमेय संख्या है। उसके बाद में दूसरा बिंदु और लिख लो, थोड़ा सा अगर आपको हार्ड लगता है तो 7 √5 है, इसको a/b के रूप में लिखो, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ सीधा, है ना। तो यहाँ पर ये देखो a/b के रूप में लिख दिया मैंने 7 √5 को, ठीक है। ये हमने मानना है, ये हमने क्या है, मानना है कि ये प्रिमेय संख्या है। उसके बाद में a का मान निकाल, यहाँ पर √5 का मान निकालो सीधा, √5 बराबर क्या आएगा, a/7b आ जाएगा। तो हमने देखा है √5 क्या है, एक अप्रिमेय संख्या है, अप्रिमेय संख्या है। अगर a/7b प्रिमेय संख्या आती है, प्रिमेय संख्या आती है, तो ये संभव नहीं है, प्रिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अप्रिमेय संख्या, ये संभव नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो चुका है और ये क्या है, एक अप्रिमेय संख्या है, अप्रिमेय संख्या है, ठीक है, अप्रिमेय संख्या है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखो, 6 + √2 दे रखा है, यहाँ पर 6 + √2 दे रखा है, ठीक है, 6 + √2 दे रखा है। तो इसको हल करेंगे तो 6 + √2 है, बराबर में मान लो a/b, ये क्या है, हमने मानना है प्रिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ से देखो √2 का मान निकालेंगे तो a/b -6 हो जाएगा, ठीक है, -6 हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, √2 बचेगा। तो यहाँ पर √2 ये प्रिमेय संख्या हो सकती है, ये प्रिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन √2 क्या है, एक अप्रिमेय संख्या है, √2 यहाँ पर क्या है, एक अप्रिमेय संख्या है, अप्रिमेय संख्या है। इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू आ गया, विरोधाभास उत्पन्न हो गया, ये एक अप्रिमेय संख्या है। 7 + √2 क्या है, एक अप्रिमेय संख्या है, जो हमारा आंसर आ गया।
इसी के साथ में एक चीज़ आप ध्यान रखना, तीनों क्वेश्चन हमने देखे हैं, इसी टाइप से आपको सभी क्वेश्चन हल करने हैं। इसके बाद में जो एक चीज़ हमें लास्ट में दे रखी है वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमने देखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल है, जैसे a इंटू बी का गुणनफल है वो HCF है ए बी का, और गुणा में LCM है वो है ए बी का, ठीक है। ये बराबर होता है, दोनों संख्याओं का गुणा करवा दे और HCF LCM का गुणा करवा दे इन संख्याओं का, तो ये क्या आता है, बराबर में आता है। ये एक फॉर्मूला है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, केवल और केवल ये फॉर्मूला दो संख्या के लिए ही मान्य है, ठीक है। केवल और केवल ये क्या है, दो संख्या के लिए मान्य है, जैसे a और b के लिए ही मान्य है, ठीक है। a और b दो संख्या के लिए मान्य है। यहाँ पर अगर तीन संख्या आ जाती है, यहाँ पर अगर तीन संख्या आ जाती है, जैसे p q r आया है, तो p q r का HCF निकालो, LCM निकालो, इन दोनों का गुणा करवाते हैं तीनों संख्याओं का, और तीनों संख्याएं बराबर में गुणा करवाते हैं, तो नॉट इक्वल टू आता है। कॉम्पिटिशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो तीन संख्याओं के लिए HCF और LCM का गुणा है वो बराबर नहीं होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको निकालना है HCF LCM तीन संख्याओं का, तो इस प्रकार से निकाल सकते हो। पहले तो तीनों संख्याओं का गुणा करवाओ HCF के साथ में, तीनों संख्याओं का HCF निकालो, फिर तीनों संख्याओं का गुणा करो, फिर भाग में लिखो, HCF करो, पहली संख्या दूसरी संख्या का HCF निकालो अलग से, फिर HCF निकालो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का, फिर HCF निकालो तीसरी संख्या और चौथी संख्या, पहली और तीसरी संख्या का। इन तीनों का HCF निकालने के लिए दो संख्याओं का HCF निकाल करके बट्टा में कर दो, और ऊपर की साइड में संख्या का गुणनफल इंटू HCF निकालो तीनों संख्याओं का एक साथ में, तो ये LCM निकल जाता है। HCF निकालना है तो यहाँ पर HCF की जगह LCM कर दो, HCF आ जाएगा, LCM निकालना है तो HCF कर दो, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। तो आज इस यूनिट को हमने पूरा किया है, समाप्त किया है। कैसा लगा आपको जरूर बताना, और ये जो दूसरी यूनिट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मात्र NCERT की 10वीं बुक की जो ये गणित है ना, इसके हम केवल और केवल कितने चैप्टर है, देखो यहाँ पर चैप्टर कितने हैं, यहाँ पर चैप्टर है इसके 14 चैप्टर है, ठीक है, 14 चैप्टर हैं। केवल और केवल इसमें आपको 14 ही क्लासें मिलेगी। प्रत्येक वीडियो के अंदर या प्रत्येक क्लास के अंदर आपको केवल एक यूनिट एक साथ मिल जाएगी। तो कितने टोटल क्लासें कितनी हो गई, 14 क्लासें हो गई, ठीक है। 14 क्लास के अंदर हम पूरे NCERT 10वीं क्लास का सिलेबस है वो कवर कर लेंगे। तो ये रीचेकिंग में आप जब रिवीजन करेंगे ना, तो रिवीजन में बहुत फ़ायदा होगा इन क्लासों के द्वारा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरी यूनिट के साथ में, बहुपद के साथ में भूमिका, बहुपद के शून्याकों का ज्यामितीय अर्थ, किसी बहुपद के शून्याकों और गुणांकों में संबंध, सारांश, ठीक है। एक बार अपनी राय जरूर देना कमेंट के अंदर, क्लास कैसी लगी, ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, इस बात का आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।